हेलो, गुड मॉर्निंग। आज 28 जनवरी की न्यूज़ कवर करेंगे। आज बहुत ही अच्छा न्यूज़पेपर आया है। इंडिया ईयूएफटीए हुआ। यूसीसी ऑफ उत्तराखंड, इसका 1 साल पूरा हो गया। इंडिया ने एनर्जी वीक सेलिब्रेट किया। सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक्स जो करने वाले हैं उनके बारे में कुछ बुरा भला बोला। न्यू लेबर कोड्स, ऑनलाइन सेंसस किस तरह से होगा, रुपए की वैल्यू क्यों गिर रही है, डूम्सडे क्लॉक क्या है, कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स हैं, उनको हम जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहला है ये जो 8th एफटीए इंडिया ने साइन किया है पिछले 7-8 सालों में, जो यूरोपियन यूनियन के साथ साइन किया गया है। इसको हम सेपरेट वीडियो में मैं इसको कवर करूंगा फुल डिटेल में। आप जुड़े रहिए इस चैनल से। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश में ये पिटी काया गुल्ला गांव है, विलेज है। डिस्ट्रिक्ट क्या है? प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में है, आंध्र प्रदेश में। ये 8th सेंचुरी का तेलुगु का इंस्क्रिप्शन मिला है। बस इतना आप याद रखिए। एक स्टोन स्लैब भी मिला है। इस इंस्क्रिप्शन में 4 लाइनें लिखी हुई हैं। इसका कोई मतलब नहीं बनता है हमको जानने का। पढ़ना चाहो पढ़ लो। स्वास्थ्य श्री नांदेलु वारी, समथिंग लाइक दैट। ओके, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब इसमें दिया नहीं हुआ है। और बस ये याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश में प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में 8th सेंचुरी का एक इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है। इससे ये पता चलता है कि तेलुगु लैंग्वेज का एवोल्यूशन किस तरह से हुआ, एवोल्यूशन ऑफ तेलुगु लैंग्वेज। राइट, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूसीसी। इस ये उत्तराखंड लेके आया था 2024 में। आज़ाद भारत का पहला स्टेट बन गया था ये यूसीसी लाने वाला। इससे पहले गोवा में इनेक्टेड था, पर वो अंग्रेजों के काल से ही इनेक्टेड था। इसमें क्या क्या हुआ था देखो। प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए थे फीमेल्स को इक्वली, मतलब इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए थे लड़के को लड़कियों को अक्रॉस ऑल सेक्शन ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज़, चाहे हिंदू मुसलमानों, सभी के लिए इक्वल राइट्स थे। मिनिमम एज शादी की प्रिस्क्राइब कर दी गई थी सारे रिलीजन्स के लिए, 21 साल लड़के की, 18 साल लड़की की। क्लियर है? इससे पहले क्या होता था कि मुस्लिम लोगों में और छोटी उम्र की लड़की की शादी कर दी जाती थी। वहाँ पे 16 साल की है, 14 साल की है, इस टाइप की लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, तो उनके हेल्थ रिस्क बहुत बढ़ जाते थे। जो प्रेगनेंसी के टाइम पे डेथ बहुत होती थी, इसके चक्कर में इसकी एज को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। प्लस मैरिज रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। अब केवल एक हस्बैंड होगा, एक ही वाइफ होगी। ऐसा नहीं कि आप 6 शादियां कर लें और 76 बच्चे पैदा करें। तो ये सारे रिलीजन्स पे अप्लाइड होगा। इक्वल राइट्स हैं। वुमेन चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, दोनों को ऑल रिलीजन्स में इक्वल राइट्स दिए जाएंगे फैमिली के अंतर्गत। माता पिता के लिए ये है कि इन द इवेंट ऑफ इंडिविजुअल डेथ, अगर माता पिता में से कोई एक मर जाता है, पेरेंट्स विल हैव इक्वल राइट्स ऑफ डिजीज्ड प्रॉपर्टी। अच्छा, मतलब पेरेंट्स में से नहीं मरता, मतलब हस्बैंड और वाइफ में से अगर किसी एक की डेथ हो जाती है तो ये नहीं कि वाइफ ही उसके पूरी प्रॉपर्टी को लेकर चली जाए। और राइट, तो पेरेंट्स का भी उसमें कुछ राइट होगा। शेड्यूल ट्राइब को इससे अलग रखा गया है यूसीसी से, क्योंकि देखो ट्राइबल लोग जो होते हैं उनके कुछ अलग सिस्टम्स होते हैं जिनके साथ वो डील करते हैं। कुछ अलग रिचुअल्स होते हैं, वो हज़ारों सालों से चले आ रहे हैं, एंड दे डू नॉट वांट द मॉडर्न लॉ टू इंटरफियर विद देयर रिचुअल्स। तो इसलिए शेड्यूल ट्राइब्स को अलग रखा गया, वरना वो तीर वगैरह लेके आ जाएंगे और युद्ध छेड़ देंगे। लिव इन रिलेशनशिप्स को लेजिटिमाइज कर दिया गया है, हालांकि उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और लिव इन रिलेशनशिप से जो बच्चा पैदा होगा वो बायोलॉजिकल चाइल्ड माना जाएगा, लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा। उसको मतलब वो बोल देते हैं एक उसकी उसमें बास्टर्ड, ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बास्टर्ड, उसको लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स थे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार बोला है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, सेंट्रल गवर्नमेंट एक मॉडल एक्ट लेके आए और एक्ट इसको इनेक्ट करे। तेलंगाना ने एफआईआर को डोर स्टेप पे लेके आ गया। इससे पहले देखो एमपी ने ऐसा किया था, मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐसा किया था कि हम डोर स्टेप पे एफआईआर लेके आएंगे। मतलब अगर आपको एफआईआर फाइल करवानी है तो बस फ़ोन कर दो, पुलिस आएगी, आपके घर पे एफआईआर लिख जाएगी। तेलंगाना की सरकार ने ऐसा किया है, लेकिन सर्टेन सेंसिटिव केसेस में ही किया गया है। वो केसेस कौन कौन से हैं? पॉस्को एक्ट, बच्चे के साथ छेड़खानी की हो, SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट है उसके अंतर्गत की हो, या फिर चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंतर्गत की हो। इस तरह के बहुत सारे जो रैगिंग एक्ट हैं, मतलब इस तरह के जो भी बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक एक्ट्स हैं जो किए जाते हैं लोगों द्वारा, उनके केसेस में डोर स्टेप पे आपको बस फ़ोन कर देना है और आपके डोर स्टेप पे एफआईआर लिख ली जाएगी। इन केस ऑफ जीरो एफआईआर ऑल्सो, मतलब अगर आप जीरो एफआईआर क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। जीरो एफआईआर को मैं आपको बता देता हूँ। जीरो एफआईआर क्या होता है कि जैसे आप थाईलैंड में थाईलैंड नहीं बोलेंगे यार, सॉरी। आप मान लो मसूरी घूमने गए हैं, है ना, और आपके घर पर चोरी हो जाती है। और ये चोरी, मान लो घर आपका कहाँ पे है, यूपी में है, तो आप मसूरी में है, तो आप मसूरी के एक स्टेशन में जाएंगे, पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे एक एफआईआर लिखवा देंगे। तो इस एफआईआर को बोला जाएगा जीरो एफआईआर। और फिर बाद में ये एफआईआर कहाँ, आपके घर पे जो थाना होगा वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो इसको जीरो एफआईआर बोलते हैं। तो इस तरह के केसेस में भी जीरो एफआईआर, आप इमीडिएट फ़ोन करके पुलिस वाले को बताइए कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, तो
तेलंगाना में अगर आप हैं तो आपकी पुलिस तुरंत घर पे आएगी और एफआईआर लॉन्च कर देगी। प्लस एक कॉपी एफआईआर की प्रोवाइड कर दी जाएगी विक्टिम के घर पर ही, उसको थाने में नहीं बुलाया जाएगा। जनरली एफआईआर की कॉपी देने के लिए ही पुलिस वाले करप्शन करते हैं, तो मतलब 500-1000 रुपये उससे ले ही लेते हैं, बट ये एफआईआर की कॉपी फ्री प्रोवाइड करवानी होती है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ जनरली एफआईआर कैसे फाइल की जाती है। ओनली इन पुलिस स्टेशन। एफआईआर अगर कोई फाइल कर रहा है तो केवल और केवल पुलिस स्टेशन में ही फाइल करनी पड़ेगी, है ना। और एक ना एक विटनेस होना चाहिए जब वो पुलिस वाला लिख रहा होगा तो उसके केस में। नेक्स्ट एक न्यूज़ है कि ये वाराणसी में एक बिहार से एक लड़का रह रहा था, मुस्लिम नाम था आफताब, और बिहार में एक लड़का रूममेट था उसका, उसको गलती से बीफ खिला दिया तो उस लड़के ने उसको मार दिया। आफताब इज़ डेड। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं इसका ध्यान रखिए। आपके रिलीजन को भ्रष्ट करने की कोशिश की जा सकती है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो ट्विटर पे वायरल हो रहा था, वो देख रहा था, एक लड़की एक मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ रह रही होती है तो उसको वो चिकन खिला देता है, खाना पकाते में ऐसे हाथ से लेके खिला देता है। तो वो पूछता है ये क्या है, पूछती है जब, तो वो कहता है ये चिकन है। तो एकदम दौड़ के जाती है, फिर उल्टी कर रही होती है, वो वीडियो बना रहा होता है उसकी, फिर वो रोने लगती है, कह रही है मैं ब्राह्मण हूँ, दिस एंड दैट। तो इस तरह की चीज़ों से आप थोड़ा सा बच के रहिए। आगे देखते हैं, एनर्जी सेक्टर के फील्ड में हम बात करते हैं इंडियाज़ एस्पिरेशंस। देखो इंडिया एनर्जी वीक चल रहा है, आप लोगों को पता है, मैंने कई दिन से बता रहा हूँ इसको, गोवा में हो रहा है, रिमेंबर दिस, ओके। और इंडिया का जो एनर्जी सेक्टर है उसमें बताया कि हमारे $500 बिलियन की अपॉर्चुनिटी है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। और पीएम मोदी ने इसको एड्रेस भी किया है। इंडिया को बोला है कि वर्ल्ड का हम टॉप ऑयल रिफाइनर भी बन जाएंगे आगे आने वाले समय में, भी हम सेकंड पे हैं, है ना। फर्स्ट पे कौन है, मैं आपको एक सेकंड। ऑल राइट, आई थॉट इट वाज चाइना, बट चाइना नहीं है, यूएसए है। वर्ल्ड का ऑयल रिफाइन करने वाली कंट्री यूएसए है ना, इसको याद रखिएगा। और मोदी ने ये भी कहा है कि आगे आने वाले कुछ दशकों तक जो ऑयल की डिमांड रहने वाली है वर्ल्ड की, वो इंडिया ही रहेगा भाई। 140 करोड़ नहीं, 150 करोड़ हो गए होंगे अब तक तो 150 करोड़ लोग बहुत होते हैं, और वर्ल्ड की जितनी भी एनर्जी डिमांड होने वाली है आगे आने वाले समय में वो इंडिया ही उसको देखेगा। नेक्स्ट, ये हमारे जस्टिस हैं सूर्यकांत जी, बहुत ही जोरदार व्यक्ति लगते हैं, इनकी बातों से देख के तो यही लगता है। इन्होंने बोल दिया है कि जो लोग एसिड फेंकते हैं ना लड़कियों पर, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खतरनाक मेजर्स लेने चाहिए, प्यूनिटी मतलब सजा देने वाले मेजर्स लेने चाहिए, बियॉन्ड द लेटर ऑफ द लॉ, मतलब जो कानून में लिखा है ना उससे भी आगे बढ़ के उनको सजा दी जाए, ऐसा काम करना है। उनकी घर की जो प्रॉपर्टी है, मतलब ये लिखा है द स्टेट एक्शन शुड बी एक्सट्रीमली पेनफुल, बहुत ज़्यादा दर्द हो ऐसे लोगों को, ऐसा सजा देनी है, और पनिशमेंट डिटरेंस का काम करना चाहिए। सॉरी, न्यूज़ आई है कि अजीत पवार जो डिप्टी सीएम थे महाराष्ट्र के, उनकी डेथ हो गई है। इट वॉज अ सैड न्यूज़। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो लोग गिल्टी हो जाते हैं एसिड अटैक करने के, उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर दो और ऑक्शन कर दो, बेच डालो, और उसको जो पैसे आए उसको विक्टिम को दे दो। सीधी सी कहानी ये है ना। और कोर्ट में जैसे ये काउंसिल थी, इन्होंने जो बोला है, मलिक ने, शाहीना मलिक एक्टिविस्ट हैं, ये सर्वाइवर भी हैं, इनका केस चल रहा है बेसिकली। तो उसको सुनते हुए अपोजिशन वाले बोल रहे होंगे कि भाई कुछ रिफॉर्मेटिव अप्रोच तो दे लो, रिफॉर्म करवा दो, आदमी दिमाग से पागल था या कुछ भी था। कह रहा कोई रिफॉर्मेटिव एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, दे आर बियॉन्ड रिफॉर्म। इस तरह की कोई हरकत करता है उसमें रिफॉर्म देने की ज़रूरत ही नहीं है। बेचारी ये शाहीन मलिक हैं, 25 सर्जरी इस पर हुई हैं, है ना, और 16 साल से केस लड़ रही है। इस केस को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। अच्छी न्यूज़ है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट, जो प्लेस है इलेक्टोरल रूल्स में, आदमी का अगर स्थान नाम आ जाता है इलेक्टोरल रूल्स में, ये क्वालिफाइड राइट है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। क्वालिफाइड राइट वो होते हैं मतलब कि अभी है, आगे चल के ना रहे, इसके लिए तुम्हें क्वालिफाई करना पड़ेगा, कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं वो फुलफिल करनी पड़ेंगी, तभी तुम क्वालिफाई होगे इस इलेक्टोरल रूल्स में नाम लिखवाने के लिए, है ना। इसकी कुछ एसेंशियल कंडीशंस है। ये सुप्रीम कोर्ट को बोला है किसने, इलेक्शन कमीशन ने, है ना। तो अभी ये बातचीत चल रही है, तो सुप्रीम जो इलेक्शन कमीशन है उसका आर्गूमेंट क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको वोटर रजिस्टर होना है तो आपको कुछ कंडीशंस को कंटिन्यूसली फुलफिल करना पड़ेगा जब तक आप इंडिया में हो, है ना। आर्टिकल 26 या 326 क्या कहता है, वो ये कहता है कि टू रिटेन देयर प्लेस इन इलेक्टोरल रूल्स, अगर आप अपना नाम इलेक्टोरल रूल्स में लिखवाना चाहते हो, ओके, तो आपको ये कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो इसेंशियल कंडीशंस क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ कि आप 18 साल से बड़े होने चाहिए, ये तो खैर हमेशा फुलफिल करेगा भाई, छोटा तो नहीं हो जाएगा। प्लस आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए हमेशा, ऐसा नहीं आप सिटीजनशिप यूके की ले लेंगे और आप कहें कि नहीं हमारा नाम इलेक्टोरल रूल्स में होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। प्लस नॉट डिस्क्वालीफाइड बाई एनी लॉ, तो कोई भी कानून सरकार ऐसा बना दे जिसके अंतर्गत आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तब भी आपका नाम रिमूव किया जा सकता है उससे। तो ये है एसेंशियल कंडीशंस, नहीं समझे, और इसको कंटिन्यूसली फुलफिल करना पड़ेगा एक आदमी को। और उसने ये भी बोला है कि आर्टिकल 326 के तहत ये हमारी ड्यूटी भी है भाई, ये हमारी ड्यूटी है कि हम इलेक्टोरल रूल्स को कंटिन्यूसली अपडेट करते रहें, क्योंकि इलेक्टोरल रूल्स के लिए ये क्वालिफाइड राइट है। आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं है ये कंटिन्यूसली डिटरमाइन होती रहनी चाहिए बेस्ड ऑन द कंडीशंस दैट आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ऑलराइट, ये कंडीशंस है, मैं आपको बता दी हैं। फिर इस पर अभी जो फैसला आएगा उसको हम देखेंगे। प्लस कर्नाटक ने एक लॉ पास किया है, गिग मतलब एक तरह, सॉरी लॉ नहीं पास किया, एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है कर्नाटक ने, इसको याद रखिएगा, गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड।
जो लोग गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं उनके वेलफेयर के लिए एक बोर्ड इस्टेब्लिश कर दिया है ना। बोथ द वर्कर्स एंड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स मस्ट रजिस्टर विद द बोर्ड, 45 दिन के अंतर्गत इनको रजिस्टर करना ही पड़ेगा, है ना। और प्लस स्टेट ने ये भी बोला है कि एक 1% और 1.5% का एक कैप रखा है, इसके बीच में हम सारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, जोमेटो हो गया, ऊबर, अमेजॉन और पता नहीं क्या क्या है, इन सब पे फीस लगाई जाएगी। ये पैसा पे करेंगे सरकार को वेलफेयर बोर्ड में, और फिर इससे जितना भी पैसा होगा वो इन लोगों को हेल्प के लिए दिया जाया करेगा, वर्कर की हेल्प के लिए। अच्छा फैसला है। प्लस ये ग्रेटर फ्लामिंगोज हैं, ग्रेटर फ्लामिंगोज लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है IUCN के स्टेटस में। पहले ये शेड्यूल 4 हुआ करते थे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, अब ये शेड्यूल 2 में हो गए। आपको पता है पहले 6 शेड्यूल हुआ करते थे, 2022 में एक्ट को अमेंडमेंट किया, अब 4 शेड्यूल हो गए, उसमें से सेकंड शेड्यूल में है ये। ऑलराइट, ये लाल रंग के नहीं होते बेसिकली, ये होते हैं वाइट। लेकिन इसमें से ये लोग क्या करते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाते रहते हैं, प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, जूओप्लैंक्टन्स, एल्गी, इन सबको खाते रहते हैं, तो इनका कलर जो है ये रेड हो जाता है, पिंकिश। ऑलराइट, बहुत ही अच्छा फेनोमेना है। मतलब आप इनकी जब डॉक्यूमेंट्री देखेंगे ना तो आप देखते रहिए, ये खाते रहेंगे, धीरे धीरे करके पीले होते जाएंगे, ये पिंक होते चले जाते हैं। इट्स नाइस। प्लस नेक्स्ट ये फिश है, आप देख पा रहे हैं, ये है लेपर्ड शार्क, क्योंकि इसके स्पॉट्स हैं, आप स्किन पे देख पा रहे हैं। तो इंडो पैसिफिक रीजन में ये पाई जाती है। ये मैटोन आइलैंड है थाईलैंड में, वहाँ पर एक पकड़ी गई थी और एक्टिविस्ट इसको ओशियन में छोड़ने की बात करें। इतना ह्यूमन राइट्स की बात नहीं होती इन ऐसी जगहों पर, जिससे ज़्यादा ये लोग एनिमल राइट्स उसमें आ जाते हैं। लेपर्ड शार्क बहुत सारी हैं, इसलिए लीस्ट कंसर्न में है IUCN स्टेटस में। प्लस कंगारू है, अभी तो ये मतलब 45 से 90 kg तक होते हैं कंगारू। पहले ये 250 किलोग्राम के हुआ करते थे प्री हिस्टोरिक टाइम्स में। तो बोलते हैं कि पहले ये थ्योरी दी जाती थी कि उछलते नहीं थे, है ना, जंप तो अभी वाले जो नए कंगारू हैं ये करने लगे हैं, ऐसा माना जाता था। ठीक है कि नहीं। तो क्या हुआ कि अब नई थ्योरी ये सामने आ गई कि पुराने वाले भी उछला करते थे। पहला रीज़न ये है कि ये जो टांगें अब के लोगों की लंबी होने लगी ना, पहले छोटी टांगें हुआ करती थी। प्लस जो जायंट वेट बियरिंग फुट बोन्स हुआ करती थी, बहुत तगड़ा मटेरियल हुआ करता था, छोटी हुआ करती थी। प्लस सेकंड है कि उनकी जो हील बोन्स थी कैलकेनिया, ये बहुत ही चौड़ी हुआ करती थी, उछलने में हेल्प करते थे। मतलब मुद्दा ये है, ये तो चीज़ें आती रहती हैं कि कभी कह देते हैं उछलते थे, कभी कह देते हैं नहीं उछलते थे। ऐसे वो डोडो के बारे में आया था। डोडो का ये बोला गया था कि वो स्लो बर्ड हुआ करता था, बहुत तेज दौड़ नहीं पाता था, इसलिए प्रेडेटर्स ने उसको मार डाला। नहीं समझे। तो पहले ये थ्योरी मानी जाती थी, लेकिन अब 2-3 महीने पहले ये आर्टिकल आया था जिसमें ये बताया गया था डोडो वाज नॉट अ स्लो बर्ड। धीमा होने की वजह से वो एक्सीडेंट नहीं हुआ है। डोडो वाज अ वेरी फास्ट बर्ड, जमीन पर रहता था, उड़ नहीं पाता था, लेकिन दौड़ता बहुत तेज था, वो उसको कोई प्रेडेटर पकड़ भी नहीं पाता। हुआ ये था कि पिग्स मतलब सुअर इंट्रोड्यूस करवा दिए थे पोर्तुगीज़ ने उसमें, मेडागास्कर में। तो जब सुअर वगैरह हो गए, इतने सारे जानवर दौड़ रहे हैं इधर उधर, तो डोडो बर्ड के जितने भी एग हुआ करते थे बेचारे, वो उन पर पैर रख रख के उनको फोड़ दिया करते थे। तो इसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुए हैं, रादर देन कि तेज नहीं थे इसकी वजह से, है ना। तो न्यू लेबर कोड्स की बात कर देते हैं। नवंबर 2025 में जो फोर्स में आ गए हैं, ये 19 सेंट्रल लॉज हुआ करते थे, इनको 4 लेबर कोड्स में कंसोलिडेट कर दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाए कितने लेबर कोड्स को कंसोलिडेट किया गया है, तो 29 लेबर कोड्स को 4 कोड्स में मतलब मर्ज करके हमने बना दिया गया था। लेबर क्या सब्जेक्ट है, लेबर सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो ये लेबर कोड्स को लाने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि जितने भी लेबर एक्ट्स थे, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट में कुछ स्टेट्स ने अपने लॉ अलग बना रखे हैं, तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इसको लाया गया था। इंडिया में देखा जाए तो मीडियन एज है, मतलब मीडियन एज एवरेज निकाला जाए तो 30 है, 30 साल के हैं। कंपेयर टू चाइना में 40 है, जापान में 50 है। फिर भी हमारे यहाँ डेमोग्राफिक एडवांटेज हम इसको ले नहीं पा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस बहुत तगड़ी है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात करें 2023-24 में, तो जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, 25 से 29 साल तक के लड़के तो सरकारी नौकरी की तैयारी में कर रहे हैं, तो 46% ही लोग क्या कर रहे हैं, लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। बाकी के 53.5% लोग क्या कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। ऑलराइट, और 30 से 59 साल तक के बच्चों को देखें तो ये भी 76% है। इसमें भी 25% बच्चे क्या कर रहे हैं, 24% बच्चे या तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, PCS VCS की, या फिर वो भी घर पर बैठे ठलुआ। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बहुत तगड़ा है, 10% तक पहुंच गया है। जवान लोग काम करने का मन नहीं कर रहे हैं, और बूढ़े लोग में 99% बुढ़वा काम कर रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बूढ़े लोग 99% बेचारे काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, 1% है। जेंडर डिस्पैरिटीज़ भी बहुत तगड़ी हैं। 28% यंग वुमेन पार्टिसिपेट कर रही हैं लेबर फोर्स में, है ना, कंपेयर टू 63% ऑफ यंग मैन। ऑलराइट, तो ये जो नए लेबर कोड्स आए, इससे क्या होने वाला है, देखो। पहला तो फॉर्मलाइजेशन होगा इकोनॉमी का, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, है ना। स्टैट्यूटरी नेशनल फ्लोर वेजेस कर दिए कि मतलब ये फ्लोर वेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और ये पूरे स्टेट्स में सेम होने वाले हैं। इससे ऊपर स्टेट गवर्नमेंट जितना चाहे उतना वेज दे सकती है। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। मतलब इसमें एक मिनिमम स्टैट्यूटरी वेजेस रहेंगे, इससे नीचे आप पैसा नहीं दोगे मजदूरों को, है ना। प्लस मैंडेट कर दिया पैरिटी इन बिटवीन वेजेस, परमानेंट और जो टेम्प्रेरी वर्कर्स हैं उसको बराबर वेज देनी पड़ेगी, इस तरह का मैंडेट है इसमें। अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाया करेगा लोगों को, हाथ माई नौकरी लग गई है ना। गारंटीड वेज पेमेंट किया जाया करेगा इवन ड्यूरिंग लीव्स।
छुट्टी मिलेगी तब भी पैसा मिलेगा तुमको, है ना। सोशल सिक्योरिटी का कोड एक्सटेंड कर दिया गया है, हेल्थ और ये सारी चीज़ें गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी बहुत अच्छे काम हुए हैं। और आगे जो भी आएगा इसको बताया जाएगा उसमें। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि ये सेंसस किस तरह से काम करने वाला है। एक पोर्टल लॉन्च किया गया है सेंसस के लिए, ऑलराइट। वो पोर्टल 16 लैंग्वेजों पे काम करेगा। एक पोर्टल होगा, एक रेफरेंस आईडी जनरेट होगी। तो ये किस तरह से काम करना होगा, देखो आपको रेस्पोंडेंट मतलब जो हम लोग हैं, हम लोगों को क्या करना है, इस सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कैसे करोगे, आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे और लॉगिन कर लोगे। फिर इसमें कुछ जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके आप जवाब दे दो, ऑलराइट। तो आपकी एक रेफरेंस आईडी जनरेट हो जाएगी। रेफरेंस आईडी जनरेट हो जाएगी, इसका क्या करेंगे अपन लोग, इसको आपको शेयर करना पड़ेगा कि आपका एक एन्यूमरेटर आएगा फील्ड विजिट करने के लिए कि हाँ भाई, पूछेगा हाँ तुमने फॉर्म भरा है, बोले हाँ भरा है ऑनलाइन, तो आपको ये रेफरेंस आईडी दे देनी है इसको, और वो कुछ सवाल पूछेगा उनके जवाब दे देने, और फिर ये चेक कर लेगा डाटा को और वेरीफाई कर लेगा तुमको, और इसको फिर ये ओरिजिनल डाटाबेस में अपलोड कर देगा। नहीं समझे, लैंग्वेज ये है इसमें, देखो आसामीज़, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयाली, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। उर्दू में भी आप इसमें भर सकते हैं। तो ये पोर्टल ये किया गया है। तो याद रखिएगा, सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल, ऐसी पोर्टल आएगा, उस पर आप ऐसे खुद से भर सकते हैं सेंसस को। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रुपया क्यों फाल कर रहा है, गिरता क्यों जा रहा है, इसके बारे में बात की गई है। इसको मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे, इजराइल ने एक, देखो ये होता है इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का बहुत अच्छा उदाहरण। जैसे ही अटैक हुआ हॉस्टेजेस को लेकर, इजराइल ने घड़ी चला दी दुनिया को दिखाने के लिए कि इतने दिन हो गए हैं और हॉस्टेजेस अभी भी गाजा में बने हुए हैं। अब चूंकि कल मैंने बताया आपको लास्ट हॉस्टेज वापस आ गई, तो उन्होंने इस क्लॉक को क्लोज कर दिया। 844 डेज़ मतलब लगभग 2.5 साल से ज़्यादा हो गया था हॉस्टेजेस को वहाँ पे, तो इस क्लॉक को बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, जापान यूएस टाई शुड क्रम्बल इफ टोक्यो इग्नोर्ड ताइवान क्राइसिस। तो कुछ भी फ्री नहीं है यूएसए की फॉरेन पॉलिसी में। यूएसए ने जापान को उसकी सिक्योरिटी का आश्वासन दे रखा है ना, कि अगर जापान पर अटैक होगा तो यूएसए हेल्प करने के लिए आएगा। अब यूएसए फोर्स कर रहा है जापान को कि अगर ताइवान पर कुछ भी क्राइसिस आती है, चाइना अटैक करता है ताइवान पर, तो जापान को ज़बरदस्ती इंडल्ज होना पड़ेगा। यही होता है, ऑलराइट। नो इंडिपेंडेंसी फॉर जापान इन दिस केस, देयर आर नो फ्री लंचेस। नहीं समझे, तो जापान बेचारा फंस गया है, बड़ा दिक्कत में है। अब देखा जाएगा इसमें आगे क्या अपडेट्स रहते हैं। डूम्सडे क्लॉक के बारे में बता देता हूँ। ये क्लॉक इसको रिप्रेजेंट करती है, देखो कितना हम क्लोजर हैं दुनिया के ख़त्म होने से ड्यू टू मैन मेड क्राइसिस, है ना। तो जब पहला जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंतर्गत यूएसए ने, तो उसके 2 साल बाद ये डूम्सडे क्लॉक बना दी गई थी एज अ मेटाफॉर फॉर के ह्यूमन लेड ग्लोबल कैटास्ट्रॉफी आएगी कि नहीं, उसके लिए बना दी गई थी, है ना। 1991 में जब यूएसएसआर गिरा था तो लोगों को लगा कि अब दुनिया खत्म नहीं होगी मैनमेड क्राइसिस की वजह से, तो इसका टाइम बढ़ा के 17 मिनट कर दिया गया था। ये क्लॉक आगे पीछे होती रहती है, ध्यान रखना, है ना। 70 मिनट कर दिया गया था, तो एक सिंबॉलिक है। 70 मिनट से धीरे धीरे कम करते 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 हम लोग 85 सेकंड्स टू मिडनाइट पे आ गए हैं। पिछले साल तक ये 89 हुआ करता था, है ना, 89 सेकंड्स ईयर अगो। तो ये बस ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ह्यूमन में इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं। देखो क्या क्या हो रहा है मैं बताऊँ। ग्लोबल कैटास्ट्रॉफी, जैसे इरोडिंग न्यूक्लियर नॉर्म्स, भाई यूएसए ने भी बोल दिया कि हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, दुनिया में लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, एशिया में, यूरोप में, सब तरफ। क्लाइमेट चेंज बुरी तरह से हो रहा है। बायोलॉजिकल वेपन्स, ये कोविड टाइप की चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, और इंटरनेशनल ऑर्डर ब्रेक होता जा रहा है। तो इसकी वजह से 4 सेकंड और कम कर दिया गया है टाइम को। जैसे 0 सेकंड पे आएगा तो वैसे ही मान लो कि दुनिया में युद्ध चल रहा होगा उस टाइम पर, और दुनिया तबाह हो रही होगी बिकॉज ऑफ मैन मेड क्राइसिस। ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको आगे पीछे करते रहते हैं। बस डूम्सडे क्लॉक का आप ये याद रखिएगा। अब क्या हुआ, ट्रम्प सो के उठे, बोले कि हम साउथ कोरिया पे 25% टैरिफ्स लगा देते। 10% लगे हुए, तो बोले 15% और लगा देंगे इसमें, तो 25% हो जाएगा। नहीं समझे, तो बेचारे टेंशन में आ गए। तो साउथ कोरिया गवर्नमेंट ने फ़ोन कर दिया, इमरजेंसी टॉक्स कर ली भाई यूएस प्रेसिडेंट को, भाई क्या हो गया तुमको, तो हमारे फार्मास्यूटिकल और ये गुड्स वगैरह पे क्यों लगा दिया तुमने। तो कह रहा देखो यार, तुम लोग जो है हमारा जो ट्रेड डील हमने साइन की थी उस पर ठीक से काम नहीं कर रहे हो, नॉट लिविंग अप टू द स्टैंडर्ड्स इन दिस ट्रेड डील। नहीं समझे, तो बस यही होता है। यूएसए इज नॉट योर एलाई, मतलब यूएसए एक तरह से तुम्हारा मास्टर है, यू आर जस्ट ए स्लेव। डिफरेंट जो कंट्रीज हैं जो यूएसए पर रिलाई करती हैं, दे आर नॉट देयर एलाइज और फ्रेंड्स, दे आर यूएसए स्लेव। इसी तरह की चीज़ें होती रहेंगी, एक दिन हार्ट अटैक से मर जाएंगे बहुत सारे कंट्री के लीडर्स। ट्रंप ने कुछ दिन पहले बोला, मैंने आपको बताया था कि हमारा अरमाडा जा रहा है जो है पर्जियन गल्फ की तरफ, हम ईरान को देख लेंगे। फिर ईरान की तरफ से जवाब आया कि हम तैयार हैं, वी आर रेडी एवर बिफोर, मतलब पहले जितने तैयार नहीं तो उससे भी ज़्यादा हम तैयार हैं, आओ लड़ लो। अब ट्रंप ने कह दिया है कि अब ईरान कह रहा है हमसे बातचीत कर लो, हमें मारो मत। नहीं समझे, तो इस तरह की बातें चलती रहती हैं, दोनों अपनी तरफ से बड़ा चढ़ा के बातें कहते हैं। अब ट्रंप भले ही ईरान ने ना कहा हो बातचीत करने के लिए, बट ट्रंप ने बोल दिया। ये इस तरह की बातें होती हैं, ट्रंप झूठ बोल देते हैं। चाहे मोदी के केस में हो कि हमने वॉर रुकवा दी, है ना, मोदी से कह दिया हो कि हम ट्रेड नहीं होने देंगे, दिस एंड दैट।
राइट। तो ये एक तरह से ये वाला गेम है कि इट इज़ योर वर्ड्स अगेंस्ट माइंड। अब चूंकि ट्रंप एक बहुत ही बड़ी कंट्री के लीडर हैं, तो उनकी बात का वजन ज़्यादा है, तो दुनिया उनकी बात को मानती है, इसीलिए वो झूठ भी बोल देते हैं, है ना, एक अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए, तो दुनिया उसको सही मान लेती है। प्लस अमेरिकन मीडिया उसको बड़ा चला के बताती है, तो ग्लोबल मीडिया अमेरिकन मीडिया को फॉलो करके अपनी कंट्रीज़ में वो न्यूज़ चलाती है। तो भले ही ईरान ने ना कहा हो, लेकिन हमको चूंकि मानना पड़ेगा भाई, क्योंकि हमारे वाले जो अखबार वाले हैं वो भी तो उन्हीं की बातों को मानते हैं। प्लस ये है मार्क रूट। ये मार्क रूट नीदरलैंड के पुराने पीएम हुआ करते थे, फिर इनको उठा के बना दिया गया था नाटो का चीफ। नाटो का चीफ बना दिया गया, ध्यान रखना इसको। तो इन्होंने बोल दिया कीप ड्रीमिंग, यूरोप कांट डिफेंड इटसेल्फ विदाउट यूएसए। तो इसने कहा है कि यूरोप इतना लाचार है, बेबस है, मतलब जाहिर सी बात है ये यूएसए की बात बोल रहे हैं मुंह से, मतलब शब्द इनके हैं, नहीं बोल ये रहे हैं, शब्द यूएसए के हैं। ऑलराइट। तो कह रहा है कि तुम डिफेंड ही नहीं कर पाओगे, तुम चाहे इंडिया के साथ ट्रेड डील कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, तो कीप ड्रीमिंग, यू कांट डिफेंड यूरोप अगेंस्ट, मतलब यूरोप को डिफेंड नहीं किया जा सकता विदाउट यूएस, यूएसए इज नेसेसरी फॉर सिक्योरिटी ऑफ यूरोप, ऐसा बोला गया है। ब्रुसेल्स याद रखिएगा, सिटी है बेल्जियम में, नाटो का हेडक्वार्टर्स है यहाँ पे, इसीलिए मार्क रूट का जब न्यूज आती है तो ब्रुसेल्स लिखा हुआ है ऊपर। नेक्स्ट, डॉलर अंडर फायर। डॉलर की बुरी हालत हो रही है इस समय, क्यों? क्योंकि ट्रंप की पॉलिसीज़ की वजह से, ट्रंप की पॉलिसीज़ वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रही हैं वर्ल्ड में, है ना, इससे डॉलर हर्ट हो रहा है, इन्वेस्टर ऐसा कह रहे हैं। प्लस यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, फेडरल रिजर्व, इसको यूएसए का आरबीआई बोलते हैं एक तरह से, उसने पॉलिसी रेट्स को वो कट कर रहे हैं, है ना। जैसे पॉलिसी रेट्स को कट करेंगे तो दुनिया डॉलर उधार लेगी यूएसए की बैंक से और अदर कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करेगी, तो इसकी वजह से भी डॉलर अंडर फायर है। प्लस इन्वेस्टर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अवे फ्रॉम यूएसए बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिक्स, है ना। जैसे यूरोपियन यूनियन ने ही डील साइन कर ली, है ना, चाइना हो गया, इंडिया हो गया और रशिया, ये तो वैसे ही नहीं सुन रहे हैं यूएसए की, तो इन्वेस्टर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अवे फ्रॉम यूएस, तो इसकी वजह से भी डॉलर अंडर फायर है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था पेट्रो डॉलर के बारे में, है ना, कि जैसे वेनेजुएला का ऑयल यूएसए के कंट्रोल में आ जाएगा, तो जो कंट्रियां ऑयल बेच के डॉलर कमाती हैं, तो डॉलर की कीमत उसकी वजह से बढ़ जाती है। इस तरह के कमाई हुए डॉलर को हम पेट्रो डॉलर बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया था पिछली बार। अब भले ही वेनेजुएला को कैप्चर कर लिया, भले ही जो 27% ऑफ वर्ल्ड ऑयल जो रिजर्व्स हैं वो वेनेजुएला में भले ही हों, लेकिन वो उसको भाई रिफाइनरी सेट करनी पड़ेंगी, मशीनें और सेट करनी पड़ेंगी उसको निकालने के लिए, इसमें 2-3 साल लग जाएंगे, तब तक ट्रंप भाई साहब चले जाएंगे उठ के, नहीं समझे। तो डॉलर हो सकता है कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, ये भी एक इश्यू है इसमें, ठीक है कि नहीं। तो ये आर्टिकल बताता है कि डॉलर इज अंडर फायर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रेशर पॉइंट्स। तो जो ट्रंप की स्ट्रेटेजी है, कीप पुशिंग कराकस ओनली लीडिंग टू इट्स ब्रेकिंग पॉइंट, मतलब रो देंगे वेनेजुएला के लोग और उसकी जो प्रेसिडेंट हैं जो डेल्सी रेड्रिक्स है, अगर ट्रंप ने पुश करना बंद नहीं किया। तो कैसे ये पुश कर रहे हैं देखो, व्हाट इज अनफोल्डिंग इन वेनेजुएला इज नेकेड इंपीरियलिज्म, नंगा इंपीरियलिज्म है भाई। ऑलराइट। जैसे ही प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया कि अब वॉशिंगटन रन करेगा वेनेजुएला को, तो उन्होंने क्या कर लिया, इंडोर्स कर लिया, एक एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दी डेल्सी रोड्रिगेज के नाम से, है ना। अब इन्होंने रिवील कर दिया अपना पर्पस कि हम डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करना नहीं चाहते थे, ना ही हम नारकोटिक्स से जो ड्रग्स वगैरह हैं उससे लड़ना चाहते थे वेनेजुएला में, हम चाहते थे वेनेजुएला के ऑयल को कंट्रोल करना, नहीं समझे। ये इन्होंने अपने मकसद क्लियर कर दिए हैं, है ना। तो जैसे बोलीविया में भी, बोलीविया ने बोल रखा है कि मतलब बोलीविया की जो रिजीम है वाइल स्ट्रगलिंग इट्स इकोनॉमिक सोवरेनिटी बट लॉजिक इज कोहेरेंट, वॉशिंगटन वांट्स वेनेजुएलाज ऑयल विदाउट द कॉस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन एंड केओस इन द रिजीम चेंज, मतलब हमें तेल दे दो और तुम्हारी कंट्री में जो कुछ भी केओस होता रहे, लड़ाई हो, गृह युद्ध छिड़ जाए, तुम बर्बाद हो जाओ, यूएसए डजंट केयर अबाउट दैट, तो ये इसमें दे रखा है, नहीं समझे। अब बहुत सारे अरेंजमेंट हुए जिसकी वजह से रोड्रिगेज की दिक्कत में आ गई हैं, उसने बेचारी ने बोला है कि देखो इनफ ऑलरेडी वॉशिंगटन, बोले तुम्हारे बहुत ज़्यादा ऑर्डर हमने सुन लिए, है ना। तुमने कहा कि तुमको तेल चाहिए तो वो भी हमने तुम्हें दे दिया, तुमने कहा कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दो, वो भी हमने कर दिया, अब हम कितने तुम्हारे ऑर्डर मानेंगे भाई, वी कैन नॉट सरेंडर वेनेजुएला की सॉवरेनिटी, है ना। तो हमारी भी कुछ इज्जत है, तो बेचारी रो देंगी आगे चल के, इतना ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो यूएसए, मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप हैं जो अपहोल्डर ऑफ डेमोक्रेसी बन के आए थे, ही हैज़ बिकम द वर्ल्ड, मैं कहूँगा मतलब मोस्ट क्रूअल डिक्टेटर ऑफ ऑल टाइम, है ना। प्लस ईरान की शैडो फ्लीट, ईरान के लोग हैं जो म्यांमार में, देखो जब म्यांमार में कूप हुआ था, आंग सान सूकी को उठा के जेल में डाल दिया था उसकी आर्मी ने, आर्मी को इसकी को जुनता बोलते हैं अपन लोग, तो ये आर्मी वैसे ही नहीं कर पाती है कि आँख उठा के एक दिन उठा के जेल में डाल देंगे, नहीं, इनको किसी न किसी कंट्री का सपोर्ट होता है। तो अभी बातें लीक होकर आई हैं कि ईरान की जो शैडो फ्लीट है वो भी म्यांमार की जुनता की एयर असॉल्ट, जुनता मतलब आर्मी की एयर असॉल्ट्स को फ्यूल कर रही हैं। उनको देखो क्या क्या दे रही हैं ये लोग, मतलब इनको आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, जेट फ्यूल, है ना, मतलब हवाई जहाज उड़ाने के लिए फ्यूल चाहिए होता है वो चाहिए, और आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, जुनताज म्यूनेशंस, ये सब दे रहे हैं लोगों को, मतलब लड़ो अपने ही लोगों को मारो, इसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, ईरान से आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने, मैंने आपको बताया था 2023 में अंडर 16 के लिए
सोशल मीडिया बैन किया था। ये इफेक्टिव हुआ है अभी 2025 में, लास्ट में दिसंबर में जाके, नहीं समझे। अब इसी को देखते हुए फ्रांस ने भी अंडर 15 लोगों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया। रिमेंबर दिस, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट न्यूज। अंडर 15 के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने किसके लिए किया था? अंडर 16 के लिए। ऑल राइट, थैंक यू। आप ये PDF में शेयर कर दूंगा इस टेलीग्राम चैनल पे, आप इसको ले सकते हैं, या तो आप @news2notes सर्च कर लीजिए, मेरा ये वाला लोगो आपको दिखेगा, तो आपको PDF मिल जाएगी। राइट, नहीं तो आप इस बार कोड को स्कैन करिए तो आप चैनल पर पहुंच जाएंगे। थैंक यू।